ऋषिकेश पहुंचे अपर पर्यटन सचिव अभिषेक रोहिला। यात्रा पंजीकरण कार्यालय परिसर का किया निरीक्षण। अधिकारियों को तमाम व्यवस्थाएं बनाने के दिए निर्देश। भाजयुमो की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी का कांग्रेस पर निशाना। कांग्रेस को बताया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। कहा कांग्रेस से कभी भी नहीं की जा सकती है अपेक्षा। रामनगर पुलिस का नशे पर वार लगातार जारी। तुमड़िया डाम क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों पर एक्शन। 4 अदद भट्टियों और 15,000 लीटर लहन को नष्ट। विकासनगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गोकशी की घटना में फरार चल रहे गैंगस्टर को किया गिरफ्तार। कोर्ट के आदेश पर आरोपी को भेजा जेल। और कालसी जगराता मार्ग पर परचून के सामने से लदे वाहन में लगी आग। देखते ही देखते आग ने लिया भयावह रूप। वाहन समेत सारा सामान जलकर खाक। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। और अब खबरों का रुख कर लेते हैं, जहां पर भाजयुमो की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस को बताया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एक परिवार के द्वारा कई वर्षों से चलाई जा रही है पार्टी। एक ही परिवार का पूरा आधिपत्य। कांग्रेस से कभी भी नहीं की जा सकती है अपेक्षा। कांग्रेस ने ना ही कभी संविधान और ना ही कभी संविधान निर्माताओं का किया सम्मान। कांग्रेस पार्टी नेताओं को भारत माता की जय करने पर करती है नोटिस जारी। पार्टी ने इंडिया इज इंदिरा कह दिया हो एक जमाने में। जो पार्टी भी नहीं, मैं तो कहूंगी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो एक परिवार द्वारा सालों साल चलाई जा रही है। आने वाले समय में कौन नेता होगा, पहले कौन नेता था, एक परिवार विशेष का पूरा आधिपत्य जिस पार्टी पर है, उनसे इससे ज्यादा अपेक्षा नहीं की जाती थी। उन्होंने कभी ना संविधान का सम्मान किया है, उन्होंने ना संविधान निर्माताओं का सम्मान किया, और भारत माता का तो वो कॉन्सेप्ट ही नहीं मानते हैं। तो आप उनके मुंह से ऐसे ही नारे सुनेंगे। आप उनसे भारत माता की जय अगर कहने को कहेंगे तो उनकी पार्टी में नोटिस जारी हो जाता है अगर कांग्रेस का कोई नेता भारत माता की जय कह दे। कई बार हमने ऑन कैमरा देखा है कि ऐसे वीडियो सामने आते हैं, जब कोई कार्यकर्ता अगर भारत माता की जय नारा लगा दे तो उसको पार्टी से निष्कासित तक कर दिया जाता है, उसको तुरंत डांट पड़ जाती है। तो ऐसी पार्टी ना भारत माता का कभी सम्मान कर सकती है, ना संविधान का कभी सम्मान कर सकती है। और ये जो वीडियो आज सुबह से सोशल मीडिया पर चल रहा है, उसी की कड़ी में एक उदाहरण हमारे सामने है। मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान के तहत कांग्रेस ने नगर निकाय चुनाव ऋषिकेश में 18,000 वोटों को काटे जाने का दावा किया है। यह दावा कांग्रेस ने आरटीआई के तहत मिले जवाबों के आधार पर किया है। बता दें कि आज रेलवे रोड स्थित कांग्रेस भवन में प्रदेश प्रवक्ता अभिनव थापर और जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल पहुंचे। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दोनों पदाधिकारी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मौके पर अभिनव थापर और मोहित उनियाल ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें कांग्रेस की ओर से चलाए जा रहे मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान के बारे में चर्चा हुई। बैठक के बाद प्रदेश प्रवक्ता अभिनव थापर ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि ऋषिकेश नगर निकाय चुनाव के दौरान 18,000 वोटों को गलत तरीके से काटा गया है। आरटीआई लगाकर मांगी गई जानकारी के तहत यह दावा कांग्रेस कर रही है। उन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 37 मनसा देवी में सबसे अधिक 1700 वोटों को काटा गया है। इतनी अधिक संख्या में वोटों को काटे जाने की वजह से नगर निकाय चुनाव बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कांग्रेस पूरे प्रदेश में मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान चला रही है। जल्द ही चुनाव आयोग से इन नामों को काटे जाने की जानकारी भी आरटीआई के तहत मांगी जाएगी। जिलाध्यक्ष मोहित और कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला ने नगर निगम ऋषिकेश में चल रहे विवादों को लेकर भी कई प्रकार के सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम के विवाद से क्षेत्र का विकास जरूर प्रभावित होगा। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को देखने के लिए अपर पर्यटक सचिव अभिषेक रोहिला ऋषिकेश पहुंचे। उन्होंने यात्रा पंजीकरण कार्यालय परिसर का विभागीय अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ऑफलाइन पंजीकरण काउंटर की व्यवस्थाओं को बारीकी से देखा। श्रद्धालुओं को गर्मी से बचाने के लिए टेंट, पंखे, कूलर की व्यवस्था के साथ पीने के लिए ठंडा पानी, शौचालय और विश्राम गृह की उचित व्यवस्था करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। अपर पर्यटन सचिव अभिषेक रोहिला ने बताया कि चारधाम यात्रा
यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को ऑफलाइन पंजीकरण कराने में इस बार दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। चारधाम यात्रा प्रशासन ने यात्रा पंजीकरण कार्यालय परिसर में ऑफलाइन पंजीकरण काउंटर की संख्या 12 से बढ़ाकर 24 कर दी है, जबकि 6 काउंटर रोडवेज बस स्टैंड परिसर में खोलने की तैयारी की है। 28 तारीख से सभी ऑफलाइन पंजीकरण काउंटर शुरू कर दिए जाएंगे। इसके अलावा रायवाला में चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के पंजीकरण को चेक करने के लिए जांच केंद्र भी खोलने की तैयारी है। देहात एसपी जया बलूनी ने बताया कि रायवाला के खानगांव में जांच केंद्र खुलने पर सुरक्षा व्यवस्था भी मौजूद रहेगी। जी, यहाँ ऋषिकेश स्थित जो यात्रा का ट्रांजिट कैंप है, इसमें पंजीकरण व्यवस्थाओं के लिए जो प्रबंध किए जाने हैं उनका निरीक्षण किया गया है और कुछ कार्य भी किए जाने हैं, उनके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं और प्रयास ये कि समयबद्ध रूप से सभी कार्यों को संपादित कर लिया जाए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में डीएम सविन बंसल ने की बैठक, जहां पर कई अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। पेयजल और विद्युत समस्याओं के समाधान और नियमित आपूर्ति को लेकर की बैठक में जल संस्थान और यूपीसीएल के वरिष्ठ अधिकारी रहे उपस्थित। ग्रीष्मकाल में पेयजल और विद्युत आपूर्ति की सभी व्यवस्थाएं करें दुरुस्त। डीएम ने अधिकारियों को दिए स्पष्ट निर्देश। ग्रीष्म पेयजल तनाव में मंथन प्रक्रिया की कोई गुंजाइश नहीं। कंट्रोल रूम में समस्याओं के समाधान के लिए जल संस्थान, जल निगम सहित सभी विभागों के एक जेई रहेंगे तैनात। आपातकालीन योजनाएं, संपर्क सूची सहित पेयजल के हर डिवीजन में तैनात रहेंगे जिम्मेदार। जल्द जारी होगा रोस्टर। प्रत्येक दिवस पर प्रातः और साय करना होगा डिस्ट्रेस कॉल्स का समाधान। टैंकर्स टेंडर्स किए फाइनल। स्रोतों को रखें साफ। प्रत्येक डिवीजन विंग के हेल्पलाइन नंबर को करें सार्वजनिक। पेयजल संकट एरिया में वैकल्पिक व्यवस्था। ट्यूबवेल पर अतिरिक्त पंप और मोटर रखें। पेयजल संकट वाले क्षेत्रों को करें चिन्हित। क्षेत्रों में वैकल्पिक रूप से नियमित पेयजल आपूर्ति की हो समुचित व्यवस्था। पेयजल लीकेज ठीक और लाइनों के रखरखाव के लिए पर्याप्त संख्या में रखे ऑपरेटर। प्रत्येक नागरिक तक निर्बाध और सुरक्षित पेयजल पहुंचाना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। कहना डीएम का, निर्बाध पेयजल आपूर्ति रखने के लिए विभागों को मिलेगा पर्याप्त बजट। तो वहीं ऑनलाइन ट्रेडिंग में डबल मुनाफे का झांसा देकर 4.25 लाख रुपए की साइबर धोखाधड़ी करने वाले ठग को पुलिस ने चूरू राजस्थान से गिरफ्तार किया है। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जिला कारागार भेज दिया है। पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई भी शुरू कर दी है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि कोटद्वार निवासी एक युवक से ऑनलाइन ट्रेडिंग में डबल मुनाफे का लालच देकर 4.25 लाख रुपए की साइबर ठगी की गई। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश की। इसी कड़ी में आज पुलिस टीम राजस्थान के चूरू पहुंची और ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर कोटद्वार ले आई। आरोपी की पहचान आशु वर्मा निवासी चूरू के रूप में हुई है। रामनगर पुलिस का नशे पर वार लगातार जारी है। रामनगर पुलिस टीम की ओर से तुमड़िया डाम क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों, अवैध शराब का निर्माण करने वालों के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है। बता दें कि पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान तुमड़िया डाम के टापुओं और किनारों पर अवैध रूप से लगाई गई 4 अदद भट्टियों और 15,000 लीटर लहन को नष्ट किया। रामनगर पुलिस का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। कोतवाली विकासनगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गोकशी की घटना में फरार चल रहे गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। बता दें कि घटना में शामिल आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए घटना के बाद से ही फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने सुरागरसी पतारसी कर स्थानीय मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की सहायता से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर आरोपी के संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को प्राथमिक विद्यालय सहसपुर से गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम आमिर निवासी खुशहालपुर सहसपुर बताया है। आरोपी पर 5 मुकदमे दर्ज हैं। मामले में पहले ही 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। तो खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कोतवाली विकासनगर पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है।
पुलिस ने गौकशी की घटना में फरार चल रहे एक गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि घटना में शामिल आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए घटना के बाद से ही फरार चल रहा था। तो वहीं हरिद्वार के भगत सिंह चौक के पास 2 कारों में लगी आग। कुछ ही देर में आग ने लिया विकराल रूप। कार में आग लगने से मची अफरा तफरी। आसपास के लोगों ने खुद से आग बुझाने का किया प्रयास। आग काबू से हो चुकी थी बाहर। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। आग को बुझाने का किया प्रयास। दमकल कर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आग लगने का कारण अभी नहीं हो पाया स्पष्ट। हरिद्वार से के भगत सिंह चौक के पास 2 कारों में भीषण आग लगी है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरह से आग पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है, तो आग ने कितना विकराल रूप लिया होगा। लोगों ने हालांकि इसको आग को बुझाने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन जब स्थिति किसी तरह से कंट्रोल में नहीं रही तो फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई थी। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची और दमकल कर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद ही आग पर काबू पाया गया। तब तक कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। किस तरह से जो है आग का तांडव देखने को मिला है हरिद्वार के भगत सिंह चौक के पास। ये मामला है जहां पर 2 कारों में भीषण आग लग गई थी। कालसी चक्राता मार्ग पर उस समय अफरा तफरी देखने को मिली जब विकास नगर से साहिया जा रहे परचून के सामान से लदे एक यूटिलिटी वाहन के चापलू पहुंचते ही अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। चालक सहित वाहन में सवार सभी लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की खुद ही काफी कोशिश की, मगर आग इतनी भयावह थी कि कुछ ही समय में पूरी यूटिलिटी वाहन समेत उसमें पीछे रखा परचून का सामान भी जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंची साहिया पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। वाहन में सवार दोनों लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो कालसी से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर चक्राता मार्ग पर उस समय अफरा तफरी देखने को मिली जब विकासनगर से साहिया जा रहे परचून के सामान से लदे एक यूटिलिटी वाहन चापनू पहुंचते ही अचानक उसमें आग लग गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित रजत से स्वर्ण की ओर कार्यक्रम के समापन समारोह में शिरकत की है। कार्यक्रम में सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी भी उपस्थित हैं। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं मुख्य सेवक सदन मुख्यमंत्री आवास देहरादून, जहां सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी और सीएम धामी समारोह में उपस्थित छात्र छात्राओं और गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित कर रहे हैं। के माध्यम से आप सभी ने देखा कि अभय जी की पूरी टीम पूरे प्रदेश के भ्रमण पर रही, छात्रों के बीच गए। हमारे निजी विद्यालयों के छात्रों का भी, सरकारी विद्यालयों के छात्रों का भी हुनर आपने देखा। टैलेंट की यहां कोई कमी नहीं है। छात्रों के हित में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई निर्णय विगत 3 वर्षों में लिए हैं। उसमें एक प्रमुख है मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना, जो कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों को प्रदान की जा रही है। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता रहा हूं, ये अच्छा अवसर है कि उसका जो फॉर्म भरने की आवेदन की तिथि वो 30 अप्रैल है, तो आप सभी उसका लाभ उठाएं। उसमें सभी जो हमारे छात्र हैं उसमें आवेदन कर सकते हैं। और कक्षा 6 के बच्चों को 600 रुपए प्रतिमाह से लेकर जो 12वीं के बच्चे हैं उनको 1200 रुपए प्रतिमाह तक की ऐसे बढ़ते क्रम में छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। भी उसकी जानकारी लें और दूसरों को भी बताएं। इसका उद्देश्य जो छात्र विद्यालय छोड़ते हैं उस दर में कमी लाना, पढ़ाई के प्रति उनमें एक ललक पैदा करना और साथ ही विद्यालय में उपस्थिति बढ़ाने के लिए भी इसका योगदान है छात्रवृत्ति योजना का, क्योंकि उसको हमने उपस्थिति से जोड़ रखा है। आप सभी ने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी को छात्रों से कितना लगाव है। आप अपना जन्मदिन के अवसर पर, अपने जन्मदिन के अवसर पर और जो नया वर्ष है, जो हमारा सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्र विद्यालय है, उसमें जाते ही जाते हैं और हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं। काव्या जी ने संस्कृति की बात की, जाकर के हमने देखा स्थानीय भाषा में सबसे बात कर रहे हैं। हमारे छात्र भी स्थानीय भाषा में बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक जो प्रमुख प्रावधान है वो है मातृभाषा में पढ़ाई की व्यवस्था करना।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस संबंध में 2 पहल किया। एक तो छोटे बच्चों के लिए 5 भाषाओं में हमारी जो पुस्तकें हैं प्रिंट की गई हैं। साथ ही साथ आपने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर एक घोषणा की थी कि हमारी विरासत एक पुस्तक बनाई जाए, जिसमें प्रदेश की संस्कृति, सभ्यता, खान पान, परिधान, स्थानीय त्योहार और इसके साथ ही साथ जो उत्तराखंड के अवसर पर मुख्य सेवक सदन मैं आप सबके आने पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं महावीर स्वामी जी की जयंती पर सभी प्रदेशवासियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे राज्य के उज्जवल भविष्य के आप सभी कर्णधारों के बीच उपस्थित होकर मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। भाइयों बहनों, मुझे प्रसन्नता है कि ओहो रेडियो प्रत्येक वर्ष हिल यात्रा के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को विशेष रूप से स्कूल के हमारे छात्र छात्राओं के साथ, विद्यार्थियों के साथ ज्ञान और संवाद की श्रृंखला से जोड़कर राष्ट्र और राज्य के भविष्य निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित कर रहा है। इस अभिनव प्रयास के लिए मैं ओहो रेडियो, श्री काव्य जी, उनकी पूरी टीम को बहुत साधुवाद देता हूं। मुझे बताया गया है कि ओहो रेडियो ने इस वर्ष अपनी हिल यात्रा को राज्य के रजत जयंती वर्ष को समर्पित करते हुए इसकी थीम रजत से स्वर्ण की ओर रखी है। इससे पूर्व के संस्करण में भी राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण और पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित रहे हैं। मुझे यह भी बताया गया है कि इस हिल यात्रा के माध्यम से प्रदेश के सभी 13 जनपदों के विद्यार्थियों को राज्य हित से जुड़े विविध विषयों की जानकारी प्रदान की जाती है और इस यात्रा में निबंध लेखन, चित्रकला, नाटक, प्रस्तुति और संवाद सत्रों के माध्यम से विद्यार्थियों का न सिर्फ ज्ञानवर्धन किया जाता है बल्कि उनमें जागरूकता, उत्तरदायित्व और रचनात्मक सोच को भी प्रोत्साहित किया जाता है। भाइयों बहनों, आज हम उत्तराखंड राज्य स्थापना का रजत जयंती वर्ष मनाने के साथ साथ ही अपने प्रदेश को प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी बनाने का संकल्प लेकर काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और अनेक नवाचार हम प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी राज्य सरकार द्वारा एक और जहां प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, पेयजल, हवाई कनेक्टिविटी जैसे अनेक सभी प्रमुख जो हमारे विषय हैं, प्रमुख क्षेत्र हैं, उनमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की दिशा में अनेक सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। अनेक नई पहल शुरू की गई है। वहीं लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे पहलों के माध्यम से विकसित भारत एवं विकसित उत्तराखंड बनाने के स्वप्न को साकार करने की दिशा में भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। हमारी सरकार राज्य में स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से स्थानीय जो आजीविका है उसके अवसरों को बढ़ा रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको
यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा ओ राजाधिराजाय तस्यै साहिने नमो मजमने श्रवणाय पुरमहे तुमे काम कामेश्वरो में श्रवणो दधा